गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, तो आज चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हम बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो पहला टर्म आता है आपका वो आता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या होगा, जैसे आपका मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो कोई गाड़ी है, बस है, वो मूव कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गई, फिर ये आगे भी जाएगी, रोड है, यहाँ यहाँ कहीं भी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन को ले रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जो आपकी गाड़ी ट्रैवल कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करे, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पर है, जो डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये भी हो, वही डिस्टेंस ये भी हो, और जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है वही इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लगना चाहिए, वही इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लगना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस और डेल्टा टी सेम होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में। ठीक है, डेल्टा एस और डेल्टा टी सेम होना चाहिए, तो आपका मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। तो उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम समझेंगे कि वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आपको वैसे क्लियर होनी चाहिए, ये छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्चुअली जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट है हमारा मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से ए से सी तक जाने में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ए बी गया, फिर ये गया बी सी गया। ठीक है, यानी कि जो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने में, वो ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे मान लो ये है आपका 5 किलोमीटर और ये है आपका 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 7 किलोमीटर। हमें कोई मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन की डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट गया ए से बी गया, फिर बी से सी गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जैसे मान लो ए से बी था आपका 5 किलोमीटर और बी से सी था 2 किलोमीटर और ए से सी है मान लो 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो हम टर्म यूज करें डिस्प्लेसमेंट, वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है डिस्टेंस का। ठीक है, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने डायरेक्शन कंसीडर की ए से सी तक की, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी कंसीडर किया 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम समझेंगे। पहले हम लिख देते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो जैसे हमने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, वैसे ही हमारा स्पीड और वेलोसिटी की बात हम करेंगे। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है
और वो कितने टाइम में ट्रैवल किया जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है और वो किस रेट से जा रहा है उसे हम बोलेंगे स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है स्पीड के केस में। पहली बात आई आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करेगा एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, यानी कि जो डिस्टेंस ये है, मान लो ए से बी डिस्टेंस है और यहाँ पर बी से सी डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर हैं तो इन दोनों को ट्रैवल करने में उसको उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना ए से बी में लग रहा है, उतना ही बी से सी को ट्रैवल करने में टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पर एवरेज स्पीड की भी बात हम कर लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, यानी कि हमारा यहाँ पर हम टोटल पाथ लेंथ कंसीडर करेंगे एवरेज स्पीड के केस में। ए से बी, बी से सी, मान लो ये है हमारा, तो यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ हम कंसीडर करेंगे। जैसे ए से बी है 5 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम लग रहा है यहाँ पर 2 आवर का, मान लेते हैं 2 आवर का टाइम लग रहा है, और यहाँ पर है 3 किलोमीटर और यहाँ पर टाइम लग रहा है, मान लेते हैं हम 4 आवर का एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ जो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज स्पीड जो होगी आपकी वो होगी पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ की टोटल लेंथ अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, यानी कि यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कंसीडर करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अपनी? टोटल डिस्टेंस होगी 5 + 3 किलोमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं जनरलाइज करके ए से बी और बी से सी, प्लस टोटल टाइम अपना कितना होगा, जो टाइम आपका ए से बी लग रहा है, फिर टाइम आपका बी से सी लग रहा है, वो हम टोटल टाइम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो उससे हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसे हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं 4th पॉइंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होगा? जैसे मान लो आपका स्पीड क्या थी हमारी, जैसे स्पीड हमने ये लिखी, स्पीड इक्वल टू कोई एक डिस्टेंस का इंटरवल हमने लिया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिया। ठीक है, ये तो स्पीड हो गई। अब यहाँ पर जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक पर चलाते टाइम कोई पीछे से बैठा है आपकी गाड़ी में, उसने बोल दिया कि इस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड गाड़ी की कितनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पे गाड़ी की स्पीड कितनी होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब जैसे पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की गई है, हमें ज़्यादा लंबा टाइम इंटरवल नहीं दिया गया है, छोटे से टाइम इंटरवल में किसी ने पूछा कि इस टाइम बताओ, जस्ट इसी टाइम बताओ गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो वहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 करेंगे। ठीक है, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे, एग्जैक्टली 0 नहीं, लिमिट टेंड्स टू 0 करेंगे, तो जो आपकी स्पीड आएगी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको हम v से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, v लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको dx अपॉन dt करके भी हम लिख सकते हैं। dt क्या होता है? छोटा सा टाइम इंटरवल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्पीड से रिलेटेड बातें। अब हम करेंगे वेलोसिटी से रिलेटेड बातें। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी की भी अगर हम डेफिनीशन बताएं तो आपको वेलोसिटी की डेफिनीशन, सिंपल डेफिनीशन है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम स्पीड में पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे थे,
यहाँ पर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन है, वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कितना हो रहा है वो हम कंसीडर करेंगे इस केस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, जैसे अपनी यूनिफॉर्म स्पीड होती थी वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख देते हैं यहाँ पर, समझने में आसानी रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड के केस में हम डिस्टेंस टर्म यूज कर रहे थे, ठीक है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, जैसे मान लो ए से बी गया, बी से सी गया, यहाँ पर ए और बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट हैं अगर, तो उस इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में अगर इक्वल ही टाइम लग रहा है, ए से बी में जाने में जितना टाइम लग रहा है बी से सी में जाने में अगर उतना ही टाइम लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है। इस केस में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अब एवरेज वेलोसिटी भी हम समझ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जा रहा है उसके अपॉन में कर देंगे हम टाइम इंटरवल, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। यानी एवरेज वेलोसिटी कैसे हम लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करस्पॉन्डिंग टाइम, ठीक है। यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है उसको हम डिवाइड में ला देंगे, तो उससे हम बोल देंगे कि एवरेज वेलोसिटी है ये हमारी, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जितना टाइम इंटरवल लग रहा है उसके रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या होती है, तो उसे भी हम आसानी से समझ सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए देखो जैसे हमने यहाँ पर अभी पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, अब वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि हम छोटे से टाइम इंटरवल को कंसीडर करेंगे, बड़ा सा टाइम इंटरवल नहीं दे रहे, एक छोटा सा टाइम इंटरवल। जैसे कि आप गाड़ी पे पीछे बैठे हो, गाड़ी कोई चला रहा है, तो आपने कहा कि मुझे जस्ट इसी टाइम पे बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, जस्ट इसी टाइम पे, ज़्यादा टाइम नहीं दिया आपने, बोला कि जस्ट इसी टाइम पे हमें बताओ वेलोसिटी कितनी है। तो उस टाइम पे जब वो बताएगा तो कैसे फाइंड आउट करेगा, डेल्टा एक्स, यानी कि जो डिस्टेंस उस टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और डेल्टा टी यहाँ टेंड्स टू 0 है, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू लगभग 0 की अप्रोच कर रही है, ठीक है। और डेल्टा एक्स जो आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, याद रखने वाली बात है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको अगर डेफिनीशन के तौर पे बात करें तो हम बोल सकते हैं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर या फिर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है वो उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। शायद ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका कैसा ग्राफ बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, जैसे ग्राफ बनाएंगे, चलो ग्राफ बना के ही समझ लेते हैं। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस बनाई, ठीक है, और ये हमने मान ली कोई वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने v माना है वो इस डायरेक्शन में माना है और t माना है वो x एक्सिस के अलोंग लिया है। ठीक है, ऐसे ही लेना है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, इसलिए हम बोलेंगे इसे कि यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इस केस में क्या देखना है हमें, जो आपका वेलोसिटी है और जो टाइम है उसके अंदर का जो एरिया आएगा, उस पर्टिकुलर एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं। जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मान लो ए बी हमने पॉइंट मान लिए, इसे मान लो हम ग्रीन कलर से लिखे दे रहे हैं, जैसे ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा, और जो ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल बन रहा है उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं सी बी इंटू सी डी। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, सी बी इंटू सी डी, और सी बी क्या है आपका, सी बी है आपका टाइम और सी डी है आपका वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इंटू वेलोसिटी जो है वो आपका एरिया दिखाएगा, टाइम इंटू वेलोसिटी क्या दिखाएगा, एरिया दिखाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, हिंदी में बोलते हैं ना। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी, तो यानी जो एरिया ये दिखा रहा है, जो आपका एरिया बन रहा है, इस एरिया से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये एरिया आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ हमने बना दिया, मान लो ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम लिया तो यहाँ पर पोजीशन लिया, पोजीशन यानी कि एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ओरिजिन है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना। ठीक है, और स्टार्ट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जैसे आपका, चलो फार्मूला बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका एक्स ऑब्जेक्ट एक्स इनिशियल पोजीशन में एक्स 0 पर है। ठीक है, यानी कि जब टाइम आपका 0 होगा, जब आपका टाइम 0 हम लेंगे, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, गाड़ी स्टार्ट की, टाइम 0 पर आपकी गाड़ी अपनी ही इनिशियल पोजीशन पर होती है। ठीक है, यानी कि t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ा तो आपकी गाड़ी भी आगे बढ़ेगी, टाइम के साथ साथ हमारी गाड़ी भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, गाड़ी भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ा डिस्टेंस भी बढ़ी। ठीक है, डिस्टेंस ये है ना, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज की, फिर टाइम हमने बढ़ाया, टाइम यहाँ देखो यहाँ आ गया बढ़ के, फिर यहाँ जाएगा टाइम बढ़ के, यहाँ जाएगा, फिर डिस्टेंस भी बढ़ती रहेगी उसके साथ साथ में, यानी टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमने कुछ पर्टिकुलर हमने मान लिया कि हम किसी डिस्टेंस पर पहुंच गए, वहां से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप मान लो टी पर, ये है आपकी डिस्टेंस, यहाँ पर आपकी इनिशियल पोजीशन कुछ ये थी, इनिशियली आप यहाँ पर खड़े थे, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए
तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो क्या चीज़ है, अब यहाँ जो हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप, ठीक है, स्लोप हमने बताया था आपको। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, जैसे ये मान लिया हमने ए बी और ये सी मान लिया, ठीक है। तो ये स्लोप क्या होगा, ए बी, ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन बी माइनस सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। अब ए माइनस बी है क्या, ए माइनस बी आपका डेल्टा एक्स है और बी माइनस सी क्या है, डेल्टा टी है, ठीक है। यानी कि जो आपका स्लोप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो हमें सबको पता है कि ये होता है हमारा वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको पोजीशन ले रहे हैं सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं ले रहे हैं तो हम इसे स्पीड बोल देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज करेंगे तो हम यहाँ पर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो ये स्लोप है वो आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप क्या होता है एक्चुअली, स्लोप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका ग्राफ कितना तिरछा है वो हम स्लोप से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये हमने एक लाइन बनाई, अब ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, स्लोप किस में ज़्यादा होगा, इस वाले में, यानी कि फर्स्ट वाले में स्लोप ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले में उससे कम होगा, थर्ड वाले में स्लोप उससे कम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, जो आपका स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो स्लोप को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं हम कुछ छोटे मोटे ग्राफ के एग्जांपल से समझते हैं, चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे मान लो एक ग्राफ हमने ये बनाया टाइम और डिस्टेंस का, ऐसे ही हम ग्राफ बना रहे हैं रफली। मान लो ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस का। तो ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, तो हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारी डिस्टेंस कम हो रही है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपने गाड़ी मूव कराई, डिस्टेंस आपकी घट रही हो टाइम के साथ, ऐसा हो सकता है क्या? आपकी गाड़ी भले ही खड़ी हो, अपनी इनिशियल पोजीशन पे हो, तो डिस्टेंस घटेगी तो नहीं, भले ही जीरो बनी रहे, घटनी तो नहीं चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस घट रही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस ग्राफ को राइट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ अगर हम देखते हैं, सेकंड ग्राफ मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया है, ये ऐसे लो, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ टर्म हम लिख देते हैं। ये ग्राफ है हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है हमारा। तो यहाँ पर देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें दो डिस्टेंस मिल रही हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारी डिस्टेंस बार बार रिपीट हो रही है, क्या ये पॉसिबल है? तो आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप एक ही अलग अलग डिस्टेंस पर नहीं हो सकते हो, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते टाइम आपका दोस्त कह रहा है कि इस टाइम पर आप मान लो रतलाम में हो, और उसी टाइम पे आपका दोस्त कह दे कि आप कानपुर में हो, तो क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक ये पॉसिबल नहीं। एक ही टाइम पर दो जगह आप नहीं हो सकते हो, ठीक है। यानी कि ये भी ग्राफ नॉट पॉसिबल है, इस ग्राफ को भी हम राइट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको आई थिंक। और देखते हैं हम कुछ ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं रफली, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे ये ग्राफ हमने बना दिया स्पीड और टाइम का, स्पीड और टाइम का ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ऐसे ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड और टाइम का ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ग्राफ ऐसा है, ऐसे ऐसे समझिए, जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है उसके साथ साथ स्पीड घट रही है ना, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आया जहाँ पर स्पीड जीरो हो गई, फिर क्या हुआ, टाइम बढ़ाया, फिर स्पीड बढ़ने लग गई। तो ये केस कहाँ पर बन सकता है? जैसे आपने कोई पत्थर उछाला, पत्थर जब हम उछालते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब हमारी उस पत्थर की स्पीड जीरो हो जाती है,
फिर हमारा पत्थर जब बैक आने लगता है तो फिर उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ हम कह सकते हैं पत्थर के उछालने का ग्राफ है, ठीक है। अब वैसे ही ये ग्राफ और हम देखते हैं, जैसे ये टाइम हमने यहाँ लिखा, ये स्पीड लिखा है। अब ये ग्राफ मान लो हम ऐसे बना रहे हैं, ये बना दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है एग्जैक्टली ये। तो ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब यहाँ पर इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। टाइम बढ़ा, स्पीड बढ़ी, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आया जहाँ पर स्पीड हो गई मैक्सिमम, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज़ होने लग गई, ठीक है, स्पीड डिक्रीज़ होने लग गई। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये एक बॉल के ड्रॉप करने का एग्जाम्पल हो सकता है कि हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं एक हाइट से, ठीक है। पहले क्या होगा, बॉल को हम ड्रॉप करेंगे एक पर्टिकुलर हाइट से तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब जब आपकी बॉल बाउंस बैक होती है तो इसकी स्पीड डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, इसकी स्पीड डिक्रीज़ कर जाती है और स्पीड बिकम्स जीरो एट ए हाईएस्ट पॉइंट। और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है आपकी बॉल तो उस पॉइंट पर स्पीड हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड फिर से जीरो हो जाती है, ठीक है। यानी कि जहाँ से हम बॉल ड्रॉप किए वहाँ पर भी स्पीड जीरो थी, फिर जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट आया वहाँ पर भी स्पीड जीरो थी, ठीक है। यानी कि ये हमारा बॉल के ड्रॉप का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब आई थिंक इतना आज की क्लास में काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एसिलरेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और एसिलरेशन से रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।